अध्याय 8। सुबह करीब 7 बजते ही गणेशी अपनी साइकिल उठा जगदानंद मिसिर के घर पहुंच चुका था। जगदानंद मिसिर गांव के बिचवा टोला के रहने वाले थे। ईश्वर के अनुकंपा से इनको 2 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। बड़ा बेटा विनोद नोएडा में कहीं जॉब करता था और छोटा मदन गांव में ही मदन बाबा के रूप में घर समाज की सेवा में लगा था। पुरानी खेती बाड़ी भी थी। खुद सचिवालय में बड़ा बाबू से रिटायर हुए थे। गांव में खूब सम्मान था इनका। रोज सुबह अपने बरामदे में बैठ नौकरी के दिनों का रोमांचक किस्सा सुनाते तो सुनने वाले 2 कप चाय पीने तक उनके हर किस्से पर उछल उछल वाह वाह करते। वे बताते कि कैसे बड़े बड़े ऑफिसर की फाइल भी उनके टेबल पर पानी मांगती। यह किस्सा तो वो लगभग रोज सुनाते कि कैसे एक बार सन 1992 में उन्होंने राज्य के सबसे बाहुबली मंत्री की फाइल भी रोक ली थी। चूँकि सुनने वाले को चाय मिलने की गारंटी थी, इसलिए आज तक किसी ने उनसे ये जायज़ सवाल नहीं पूछा था कि आखिर वो ऐसे कौन से महाबली के पद पर थे जहां हर प्रभावशाली नेता, मंत्री, आला ऑफिसर उनसे पनाह मांगते थे। किसी ने यह जानना जरूरी नहीं समझा कि सचिवालय का किरानी किस युग में इतना शक्तिशाली रह चुका है जितना अंग्रेज जमाने में गवर्नर जनरल। गणेशी ने पहुंचते ही देखा जगदानंद मिसिर अपनी चौड़ी सी चौकी पर खुले बदन पर सरसों का तेल घस रहे थे। पेट के बीचों बीच सफ़ेद जनेऊ जो अब भूरे रंग का हो गया था, विषुवत रेखा की तरह पेट को 2 भागों में बांट रहा था और उसके नीचे के कोर में एक बड़ी सी लोहे की चाबी बंधी हुई थी। चाबी की आयु कहीं से भी जगदानंद मिसिर की आयु से कम नहीं लग रही थी। चाबी का वृहत आकार बता रहा था कि वो मिसिर जी के किसी पुश्तैनी बक्से की चाबी थी, पर उस पर पड़ गए पीले दाग से यह भी साफ दिख रहा था कि पुरानी चीज़ें अब धीरे धीरे जंग लगने लगी हैं। चाहे वो चाबी हो या पुश्तैनी परंपरा, चाहे कुछ भी हो, पर जगदानंद मिसिर न जाने कई दशकों से ये चाबी जनेऊ में बांधकर लटकाए रखे थे। कई बार सोते वक्त ये चाबी पेट में, पीठ में चुभ जाती थी, पर उन्होंने इस जनेऊ से नहीं खोला। असल में यह बस जनेऊ और चाबी भर की बात थोड़े थी। यह तो परंपरा की डोर थी और विरासत लटकी हुई थी इसमें। इधर गणेशी ने करीब जाकर पहले जगदानंद मिसिर को दोनों हाथ जोड़ लगभग 1.5 फीट गर्दन को नीचे झुकाकर प्रणाम किया। जगदानंद मिसिर आज भी वहां पहले से बैठे बैजनाथ मंडल और उसके संग आए एक और रिश्तेदार को अपना सरकारी कारनामा सुना रहे थे। गणेशी के प्रणाम पर उन्होंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उसे हाथ से बैठने का इशारा कर अपने रो में चालू रहे। जगदानंद मिसिर अब ज़्यादा प्रसन्नता के साथ किस्सा सुनाने के मूड में आ गए, क्योंकि श्रोता वर्ग में गणेशी के प्रवेश के साथ ही संख्या बढ़कर 3 पहुंच गई थी। पिछले घंटे भर से जगदानंद मिसिर किसी मुद्दे पर सुनाए जा रहे थे। उसी संदर्भ में किसी बात पर बैजनाथ मंडल ने बोला, आजकल खाली खेती पानी और जमींदारी से जिंदगी नहीं चलता जगदा बाबा। वो जमाना चला गया जब आधा किलो सतुआ खा के दिन भर खट लेते थे। अरे हाँ, एकदम। हमारे घर देखो ना, वो तो हमार सरकार नौकरी था, फिर विनोद प्राइवेट में पकड़ लिया तो अभी जाके भी डाउन नहीं हुए उतना। जगदानंद मिसिर ने ढहती जमींदारी को प्राइवेट सहारा देते हुए कहा, लेकिन एक बात है जगदा बाबा, ये द्वार हमेशा अन्न धन से भरा रहा। हाँ, गणेशी ने अपनी उपस्थिति याद दिलाने के लिहाज से कहा। अरे अब तो तनिक कम हो गया है, थोड़ा खेती बाड़ी भी बेच दी है। नोएडा में फ्लैट खरीदना था विनोद को, कुछ पैसा दिए खेत के हटा के। आखिर क्या हो गया पड़ल जमीन का। एक जमाना था ये साला पूरा हाथा गेहूं, चना और सरसों से भरा रहता था। खुद गणेशी से ही पूछो ना, एक तो बाप भी हमारे यहाँ काम किया है, यहीं का खा के मरा बेचारा बुढ़वा। गणेशी ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के इतिहास पर सहमति में सिर हिलाया। बैजनाथ मंडल अभी सर दूसरी तरफ घुमाए कुछ देख ही रहा था कि तभी जगदा बाबा ने इतिहास का एक और पन्ना पलटा। अरे ये बैजनाथवा का बाप भी हमारे यहाँ का गाय भेल देखना,
चारा पानी करना रोशन मंडल ही तो करता था। बड़ा सीधा आदमी था बेचार। तो और बाप रे बैजनाथ, आजकल वही काम करने का 100 रुपया रोज मांगता है मजदूर। पर रोशन को 2 दीजिए, कुछ भी दीजिए, संतोष करता था। 5-5 किलो धान में भी खुश था बेचारा। बड़ा सरल आदमी था। जगदानंद मिश्र ने इतिहास के पिता हेरोडोटस की तरह हर पन्ने को खोल कर रख दिए थे। हाल यह था कि अभी सामने से जो भी गुजरता तय था कि उसके भी बाप को ये इतिहास में अपने यहाँ काम किया हुआ बता देते। बैजनाथ मंडल तो यह सोच रहा था, दूर रे साला, किस मुहूर्त में निकले थे घर से। आपस में अक्सर गांव में इस तरह की बातें चलती रहती थी, पर आज का मामला रिश्तेदार के संग रहते हो गया तो थोड़ा लजा गया था बैजनाथ। कहाँ तो वो अपने रिश्तेदार के सामने जगदानंद मिश्र को अपना खास भाई बंधु जैसा बताकर उनको यहाँ लाया था, और यहाँ तो जगदानंद मिश्र ने मालिक नौकर का गौरवशाली इतिहास बाज के बैजनाथ के वर्तमान को पानी पानी कर दिया था। असल में उसके रिश्तेदार को सचिवालय में किसी छोटे मोटे काम हेतु कुछ जानकारी चाहिए थी, इसलिए बैजनाथ उसे जगदानंद बाबा के यहाँ ले गया था। पिछले 1 घंटे से जगदानंद बाबा लगातार अपने कारनामे और अपने अनुभव सुनाए जा रहे। अभी तक बैजनाथ और उसका रिश्तेदार अपनी बात नहीं रख पाए थे, जिसके लिए वो यहाँ आए थे। अपनी ओर से जगदानंद बाबा ने उनको मिनट भर का भी गैप नहीं दिया था, जिसमें अपनी बात बता भी सके, और न खुद उनके आने का प्रयोजन ही पूछा उन्होंने। बगल में गणेशी महतो हिक्की चुकमुक बैठा था चुपचाप। दोनों को क्या पता था कि आज जगदा बाबा इन दोनों के बाप दादा का उद्धार करके छोड़ेंगे। अचानक बैजनाथ को लगा कि अब जगदा बाबा बाप दादा से आगे बढ़ के इतिहास पर प्रकाश न डालने लग जाए। उसने झट से खैनी निकाल और चर्चा का मुंह जगदा बाबा की तरफ मोड़ते हुए पूछा, अच्छा जगदा बाबा, आजकल मदन बाबा का क्या हाल है? नौकरी चाकरी के चांस ले रहे कि नहीं? मदन अपना मगन है, बीए कर लिया है, वो भी दर्शन शास्त्र जैसे हार्ड सब्जेक्ट से। मैंने हमको नहीं लगता था कि इलाके में कोई होगा इस सब्जेक्ट से बीए किया हुआ। 2 बार स्टेट कंपटीशन में भी बैठ गया। बाभन का बच्चा है, तो इस जमाना में आसानी से नहीं मिलेगा नौकरी ना। इतना जात पात घोटाला और ऊपर से आरक्षण, दिक्कत है थोड़ा। लेकिन ये जान लो बैजनाथ, बदनाम में दिमाग के कमी नहीं है। बस थोड़ा स्थिर हो जाए तो इतना बाधा में भी बाजी मार देगा। जगदानंद बाबा ने पहले की अपेक्षा कम होते उत्साह के साथ कहा। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि आदमी को जो आनंद अपने गौरवशाली इतिहास को सुनाने में आता है, वो मज़ा अपना वर्तमान का संघर्ष बताने में तो नहीं आता है। जगदा बाबा जब तक अपने पुराने खेती बाड़ी, बाप दादा और अपने कारनामों का किस्सा सुना रहे थे, तब तक बहुत तेज था उनकी वाणी में। लेकिन अब बात जब आज पर हो रही थी तो आवाज़ थोड़ी मध्यम सी हो गई थी उनकी। जगदानंद बाबा के मुंह से स्टेट कंपटीशन शब्द सुन बैजनाथ को कुछ याद आया। उसने दिमाग पर हल्का सा जोर दिया और उसके मुंह से निकला, ए जगदा बाबा, आप सुने कि नहीं? सुनिए कि डोमा गांव का कोई हरिजन लौका है, अभी वीडियो बना है। अब सब जात पढ़ने लगा है, लेकिन मेहनत करेगा तो डोम, चमार हो या ठाकुर या भावन, सब बराबर हो रहा है। अब नौकरी चाकरी का द्वार सबके खातिर खुल गया है कि नहीं जगदा बाबा? जगदानंद मिश्र का यह सुन तो पहले मिनट भर चुप रहा। सरसों तेल की कटोरी में तर्जनी उंगली डुबोया और सिर को ऊपर करके नाक में 4-5 बूंद टपकाया। फिर जोर की छींक के साथ धोती की कोर से मुंह पोंछा और एक हल्की सी अटकी हुई मुस्कान के साथ कहा, ए बैजनाथ, एक बात बोले, कोई वीडियो बन जाए चाहे कलेक्टर, नौकरी तो पा लेगा, लेकिन संस्कार कहाँ से पाएगा जी? वो आज भी हम लोगों के पास ही है, समझे? अरे लाख नौकरी कर लीजिए, लेकिन संस्कार नहीं तो समझो आदमी कुछ नहीं। और यह भी जान लो
कि संस्कार कोनो कॉलेज या स्कूल में नहीं मिलता है, न इसको आरक्षण से पा लेगा कोई। ये सब खानदानी चीज होता है, समझे मर्दे। ये जने देख रहे हो ना, इसको खाली सूतल और धागा नहीं समझना बाबू। एक एक धागा में एक एक वेद गुथा हुआ है। गणेशी, बैजनाथ और उसके रिश्तेदारों की नजरें अब अपने आप जगदा बाबा के भूरे पीले हो चुके जनेऊ पर जा टिकी थी। इन तीनों ने कभी वेद को आंखों से नहीं देखा था। आज सीधे जनेऊ में गुथा हुआ जान उसे देखना चाह रहे थे, पर उनको कुछ दिखा नहीं। उनको शायद समझ आ गया था कि इतनी महीन बुनावट देखने के लिए जिस दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है वह साधारण लोगों के पास कहाँ से होगी। इधर जिस समय जगदा बाबा संस्कार पर अपने प्रवचन का धागा खोले जा रहे थे, ठीक उसी समय अपने चार दीवारी के ठीक बाहर एक आदमी खड़े होकर सब लपेटे जा रहा था। लगभग 15-20 मिनट से वो आदमी ओट ले सब कुछ सुने जा रहा था। जगदा बाबा ने अपनी बात खत्म ही की थी कि बाहर से एक जोर से आई, अरे प्रणाम बाबा। अहो बाबा, जरा हनुमान जी के चबूतरा पर से अपने संस्कार को उठा लाइए। इतना भर गया है कि ओवरफ्लो कर रहा है वहाँ संस्कार। बदन बाबा जिंदाबाद। बात पूरी करते करते बोलने वाला आदमी वहाँ से कुछ दूर निकल भी चुका था। ये आवाज़ सुनते ही सभी हड़बड़ाकर दीवार की तरफ मुड़े। जगदा बाबा ने चौकी पर खड़े हो चार दीवारी से बाहर की तरफ देखा तो बोलने लगे। वैसे आवाज़ से भी उसने उसे पहचान लिया था। अरे साला चोट्टा कुत्ता, साला बिरंचिया रे, साला ए गंजेड़ी पागल, हमारा संस्कार देखेगा रे तुम। इतना औकात हो गया है तुम्हारा हरामजादा साला। ये बोलते बोलते जगदा बाबा का शरीर क्रोध से हिल गया था। होठ से दबी खैनी बाहर आ गई थी। चौकी से उतर उन्होंने बरामदे पर ही खूंटी पर टंगी कमीज उतारी और उसे पहन चार दीवारी से बाहर आ गए। साथ में गणेशी और बैजनाथ और उसके रिश्तेदार भी हो लिए। हनुमान जी के चबूतरे पर पहुंच देखा कि वहाँ मदन मिसिर बरगद पेड़ के नीचे लुढ़क पड़े हैं। मुंह से लार गिर रहा है और उल्टी हो चुकी है। उठकर चला भी नहीं जा रहा था, पर इतनी आँख खुली थी कि सामने खड़े लोगों को पहचाना जा सके। मदन बाबा के साथ दो और नवयुवक भी थे जो हर संपन्न कार्यक्रम और कोर्स में मदन बाबा के अनन्य सहयोगी थे, पर जगदा बाबा को हनहनाता आता हुआ देख वे वहां से सरक लिए थे। मदन बाबा की हालत देख गणेशी चबूतरे पर रखी बाल्टी मग लेकर बगल के चापानल से पानी लाने दौड़ा। मदन बाबा पर 2-3 मग पानी डालने के बाद वह थोड़े गति की अवस्था को पकड़ने लायक हो चले। बैजनाथ ने मदन बाबा की शर्ट पर लगी उल्टी को साफ किया, उन्हें पकड़कर अब चलने खातिर खड़ा किया। इन सब के दौरान इतनी देर जगदानंद मिसिर एकदम से चुपचाप 4 कदम दूर खड़े एकटक बेटे को देखे जा रहे थे। हाथ में गमछा चाबुक की तरह लटक रहा था, चेहरा था तमतमाया हुआ और दांतों के पीसने वाली रगड़ भी आवाज आ रही थी। कोई चिंता की बात नहीं है, वो खाली पेट ताड़ी पर गांजा लेने से हो गया होगा थोड़ा सा, बढ़िया से बर्दाश्त नहीं होता है कब्बो। बैजनाथ ने मदन को खड़ा करते हुए अपने अनुभव के हवाले से कहा। तब तक गणेशी भी एक तरफ का हाथ थामे मदन बाबा को आगे ले बढ़ने लगा। जगदानंद मिसिर ने अपनी जगह से ही खड़े केवल गर्दन घुमाई। हाय रे कूल कपूत, सब नाश कर दिया रे। बताइए साला, कौन कहेगा ये बाभन का बच्चा है? बताइए ये जगदानंद मिसिर का औलाद का संस्कार है? सब माटी में मिला दिया साहब। जिस घर में लहसुन प्याज नहीं चढ़ता था 50 बरस पहले, वहाँ लड़का दारू गांजा पी के उलट रहा है। जगदानंद मिसिर एकदम बिफर पड़े थे। उनसे अब की रहा ना गया। अचानक पीछे से दौड़कर एक गमछे का कोड़ा बना 3-4 बार मदन की गर्दन, पीठ और सिर पर दे मारा। कपार पर कोड़ा पड़ते ही मदन बाबा को हल्का होश आया। मदन बाबा चबूतरे पर अपना छूटा हुआ गमछा ले आने के लिए बड़बड़ाने लगे। ए बाबूजी, जरा हमारा गमछा ले लीजिएगा बाबूजी।
बैजनाथ के रिश्तेदार ने मदन का गमछा उठाया और इधर बैजनाथ ने जगदानंद मिसिर को पकड़कर थोड़ा शांत कराया। शांत जगदा बाबा शांत, अरे होता है थोड़ा सा पीना खाना गांव में, भला कौन खाता पीता नहीं बताइए। अरे थोड़ा कम और थोड़ी बेसी यही ना। बैजनाथ ने वही चबूतरे के पास ही जगदानंद मिसिर को हाथ जोड़े समझाते हुए कहा, बस यही तो बात है साला, ये गांव का संस्कार ही खत्म हो चुका है। यहाँ सोना भी पीतल हो जाए। मैंने बताइए साला, जगदानंद मिसिर का लड़का ये हाल बनाएगा, सोच भी नहीं सकते हैं। सब साला गांव के राड चौहाड़ का काम है, संगत में ले जाकर बिगाड़ दिया। सबसे बड़ा हरामी तो वो बिरंचिया है, उस आते पिलाया होगा और उल्टे हमरे द्वार पर जाके हमें को खबर सुनाता है। जगदा बाबू ने गमछा चबूतरे पर पटकते हुए कहा। अभी थोड़े मिनट पहले जब जगदा बाबा मदन को सोटा से पीट कर गरिया रहे थे, उस वक्त एक सहज बाप बोल रहा था। अभी जब वह अपने बेटे के बिगड़ने का मूल गांव के भटके संस्कारों में खोजने लगे थे, तो असल में अभी बाप के रूप में एक सजग कुल रक्षक बोल रहा था, जिसका मानना होता कि उनके उच्च संस्कारी कुल खानदान खुद नहीं बिगड़ते, बल्कि वे तो किसी गांव समाज के संगठित षड्यंत्र से बिगाड़े जाते हैं। जैसा कि आज जगदानंद मिसिर बता रहे थे, जगदानंद मिसिर एक तरफ से गांव के सभी ज्ञात अज्ञात गंजेड़ियों का नाम ले उसे जुबानी पर गरिया सलटाए जा रहे थे। इसी दौरान दिवंगत हो चुके कुछ पुरातन पियक्कड़ों और गंजेड़ियों का नाम ले उन्हें भी गाली भरी श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे, जो उस हनुमान जी के चबूतरे वाले गांजा पट्टी की स्थापना करने वाले शुरुआती सदस्यों में से थे। हनुमान जी का चबूतरा उत्तर भारत के लगभग सभी गांवों में सामान्यतः दिख जाता था। अक्सर गांव के लोग यहाँ ताश लूडो खेलते नजर आ जाते थे। हनुमान जी कंधे पर गदा लाद चुपचाप अपने सामने यह खेल होता देखते। बीच बीच में चबूतरे पर बैठ लोग आपस में हंसी मजाक गाली गलौज करते, जैसे हनुमान जी को इग्नोर करना ही होता है। आदमी के बीच रहने में इतना तो देवताओं को भी सहना पड़ता है। गांव के लोग भी ऐसे वाले हनुमान जी से कुछ खास नहीं मांगते थे। यहाँ आज तक किसी भी विद्यार्थी को IAS, ITI या चिकित्सक बनने खातिर मनौती मांगते भी नहीं देखा गया था, न ही किसी दुनिया को दुखिया को पुत्र प्राप्ति के लिए। असल में इतने व्यवहारिक सोच वाले भक्त भारत के गांव में ही पाए जाते थे। इनका मानना था कि हनुमान जी को दिन भर में एक बताशा भी नहीं देने वाले तो बदले में बेचारे से मांगे ही क्या। ऐसे हनुमान जी उपयोग में बस तभी आते जब कभी ताश खेलते लोग पत्ते की हेरा फेरी के संबंध में आरोप लगने पर खुद को पाक साफ बताते हुए हनुमान जी की कसम खाते। गणेश जी और बैजनाथ अब तक मदन बाबा को घर तक पहुंचा चुके थे। अंदर आंगन वाले बरामदे की बिछी चौकी पर मदन बाबा को सुलाया गया। जगदा बाबा थोड़ा भारी कदमों से चलते हुए पीछे से आए। अरे इसको नींबू पानी पिला दीजिए, नहा धोआ के तब कहिएगा सो जाएगा। जगदा बाबा ने अंदर घुसते ही पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। जगदा बाबा की पत्नी बड़े इत्मीनान से गिलास भर नींबू पानी लाई और मदन को हल्का झकझोरते हुए गिलास थमाया। उनके भाव को देखकर लग रहा था कि वो मदन को अक्सर ऐसे नींबू पानी देने की अभ्यस्त थी। जगदानंद मिसिर भी मदन बाबा के कारनामों से अनजान न थे, पर चूंकि आज ये सारा कांड ठीक उनके सुनाए संस्कारी प्रवचन के बाद हो गया था और वह भी एकदम बीच चबूतरा पर सारे गांव समाज के सामने ही, तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा असहज हो जाना स्वाभाविक था। अंदर मदन को एक नज़र देखने के बाद वह गणेशी और बैजनाथ को ले बाहर निकल आए। अब उनको यह ख्याल अंदर मदन को एक नज़र देखने के बाद वह गणेशी और बैजनाथ को ले बाहर निकल आए। अब उनको यह ख्याल आया कि गणेशी और बैजनाथ को जल्द छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके अर्जित संस्कारों का अच्छा खासा प्रचार प्रसार हो चुका था। उन्होंने बाहर बरामदे पर पहले खड़े ही कहा, अच्छा छोड़ो, खाने पीने के बाद आज से तो सुधर ही न जाएगा। आज इसको एहसास हो गया कि गलत रास्ता पकड़ लिए थे। आँख नहीं देखे मदन का,
समझ गया है कि अभी सब चीज को हाथ नहीं लगाना है। गणेशी और बैजनाथ ने सहमति में सिर हिलाते हुए एक स्वर में कहा, ठीक है बोले, ठीक बोले बाबा, ठीक बोले। एक तो अभी अभी आहत हुआ बाप और चौकी पे उल्टा सपूत। ऐसे में गणेशी और बैजनाथ ने तत्काल इस मुद्दे पे चुप रहना ही ठीक समझा और सबको समझते हुए भी यह नहीं समझा कि अभी तक उन्होंने जितने भी पीने वालों को देखा था उनका पीना उनके दुनिया छोड़ने के साथ ही छूटते देखा था। आज खुद बैजनाथ जगदा बाबा के चक्कर में लेट हो गए थे। जगदानंद मिसिर बात करते करते चार दीवारी के दरवाजे तक आ गए। गणेशी और बैजनाथ तो अब तक शायद ये भूल भी चुके थे कि वे आखिर यहाँ आए हैं क्यों। तभी जगदा बाबा ने खुद ही कहा, अरे तुम लोग जाने लगा जी, ये तो बताओ कि यहाँ आए काहे था, कोई काम था क्या हमसे? हाँ जगदा बाबा, भोरे से अभी 11 बज गया बोलते बोलते, लगा कि आप बोले और बोले, लेकिन वो बीच में मदन बाबा वाला। बैजनाथ ने अभी आधा ही कहा था। अरे छोड़ो ना फालतू के बात, काम कहाँ था ये बताओ। जगदा बाबा ने हल्की खींच के साथ कहा, जी हाँ, ये हमारा बड़का साला है, इसका सचिवालय में काम फंसा है। आप पुराना आदमी रहे वहाँ के, बड़ा धाक था अभी आपका वहाँ, तनी आप कुछ मदद करवा देते तो बड़ा कृपा हो जाता बाबा। बैजनाथ ने 4 घंटे में पहली बार दांत निकाल जबरदस्ती की काम निकालन हंसी के साथ कहा, देखो बैजनाथ, वैसे नाम तो हमारा आज भी है सचिवालय में, लेकिन दिक्कत यह है कि अब सारा पुराना आदमी का बदली हो गया वहाँ से। नयका स्टाफ का सब पैसे का बुकल होता है, भ्रष्टाचार का बोला हो गया है, जानते ही हो। बड़ा पैरवी का भी मतलब हो गया है कि पैसा दीजिए तो काम हो, माने वो हमरा वाले टाइम में नहीं रहा ना। जगदा बाबा ने कान खुजालते हुए अपने समय के सचिवालय का स्वर्ण युग को याद करते हुए कहा। ये सुनते ही बैजनाथ अपने रिश्तेदार की तरफ देखने लगा और रिश्तेदार ने बैजनाथ की तरफ। दोनों अब तक शायद अपनी आंखों से एक दूसरे से यह कह चुके थे कि अब काम जाए भाड़ में, भगवान के लिए कम से कम यहाँ से चले। बैजनाथ ने जगदा बाबा को बेहद झल्लाई सी हंसी के साथ प्रणाम किया और उनके मुंह से बदले में बिना कुछ सुने दरवाजे से बाहर निकल आया। पीछे पीछे बिना प्रणाम किए उनका रिश्तेदार भी निकला। निश्चित रूप से इस वक्त तेज कदमों में चल रहे बैजनाथ मन ही मन जगदा बाबा को बेछूट गाली दे रहा था। इधर उन दोनों के चले जाने के बाद जगदा बाबा ने गणेशी की तरफ देखा। तुम्हारा क्या काम था जी, बड़े भोरे भोरे आए थे तुम तो। जगदा बाबा ने पीठ खुजालते हुए कहा, जब कोई आदमी देह हाथ कोई भी ऊपर नीचे का अंग विशेष खुजलाते हुए कोई बात पूछे या कहे तो समझ लेना चाहिए कि वह आदमी उस बात में कतई रुचि नहीं ले रहा है, न सुनना चाह रहा है और जल्द से जल्द उस बात को टालना चाह रहा है, क्योंकि अभी वो केवल नोचने का आनंद लेना चाहता है और वो चाह रहा होता है कि सामने वाला आदमी जाए यहाँ से। गणेशी महतो भला इन इशारों को क्या ही जाने। उसने बड़े आराम से कहा, हम तो मदन बाबा से भेंट करने आए थे। वो एक मोटरसाइकिल लेना था तो सोचे बेटा को मदन बाबा के साथ ही भेज देंगे, मदन बाबा रहेंगे तो एक को गार्जियन मिल जाएगा मोटरसाइकिल खरीदने में। गणेश ने मदन बाबा की वर्तमान दशा को बिल्कुल ही बीच न लाते हुए बड़ी विनम्रता और भोलेपन से कहा, वाह रे गणेशी वाह, मोटरसाइकिल लेगा, वाह। अब देखिए तो दिन बदलना इसको कहते हैं। तो बाप पैदल चल के मर गया है, तुम साइकिल के पेडल मारत रहता है और तोर बेटा मोटरसाइकिल चढ़ेगा। कोई कोरमे खेती बाड़ी से खूब रास्ते उन्नति कर रहा है। हाँ, अपने खेत में भी मेहनत तो करते हो, हम लोग के जैसे मजदूर के भरोसे नहीं है न तोड़ सबके खेती। जगदा बाबा ने गणेशी की खानदानी सभ्यता का विकास क्रम बताते हुए कहा, अरे जगदा बाबा, सब आप लोग का आशीर्वाद है। ये बार आलू ठीक ठाक हुआ है, बेटा भी पढ़ने लिखने जाता है बाहर भीतर, हमको भी ज़रूरत पड़ता है धान गेहूँ ढोने में, तो सोचे एक ठो ले। गणेशी ने झेपते हुए कहा, अरे तो जब ले रहा है तो बढ़िया मुहूर्त में लो, अभी पंचंग चल रहा है, इसमें मत लो, अगला महीना लो।
बढ़िया दिन में लोगे तो सामान खूब अच्छा चलेगा। जगदा बाबा ने अच्छे मुहूर्त का लाभ बताते हुए कहा। गणेश जी उनसे ही कोई अच्छा मुहूर्त बता देने को बोल साइकिल उठा निकल आया। हालांकि जगदा बाबा ने यह नहीं बताया कि मदन का जन्म भादो मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी जैसे महाशुभ मुहूर्त में हुआ था। कभी कभी शुभ मुहूर्त में हुआ माल भी गड़बड़ा जाता है।